Assalamu alaikum guys, how are you? Welcome to parkidio.tv. In today's video, I wanna discuss some special topic to you, that is about gluconeogenesis and the factors that affect gluconeogenesis. ठीक है, तो दोस्तों आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम ग्लूकोनियोजेनेसिस और उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जो ग्लूकोनियोजेनेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो चलें गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस को देखें तो इट कंप्राइजेस ऑफ 3 डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज़ ग्लूको, सेकेंड वन इज़ नियो एंड थर्ड वन इज़ जेनेसिस। ग्लूको लफ्ज़ ग्लूकोज से निकला है और जो न्यू है ये न्यू नए वाला, और थर्ड वन जेनेसिस मींस टू जनरेट समथिंग। ठीक है, नए ग्लूकोज के मालिक्यूल को तैयार करने के अमल को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अगर लिटरली मीनिंग देखें, इसका लिटरल मीनिंग देखें, ठीक है, किसी लैंग्वेज में इसका मीनिंग देखें तो इस लफ्ज़ का मीनिंग हम ये निकाल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो अगर किसी लैंग्वेज के एतबार से, लिटरेचर के हिसाब से देखें तो इस लफ्ज़ का मतलब यही बन रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज मालिक्यूल इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। हाँ, अगर बायोकेमिस्ट्री के एतबार से इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो वो क्या बनती है, अ पाथवे बाय विच ग्लूकोज इज़ प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी फ्राम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। ठीक है, देखिए आम रूटीन में हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, जो कि ग्लूकागॉन करवाता है। ग्लूकागॉन एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियास से सिक्रीट होती है और ये ब्रेक डाउन कराती है ग्लाइकोजन की। ठीक है, और ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करती है, इन ग्लूकोज मालिक्यूल्स। ठीक है, तो ये ग्लूकोज मालिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देती है ग्लूकागॉन हार्मोन, लेकिन इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं कहते। हाँ, अगर अमाइनो एसिड्स टूटें, अमाइनो एसिड्स कन्वर्ट हों ग्लूकोज मालिक्यूल में, लिपिड्स कन्वर्ट हों ग्लूकोज मालिक्यूल्स में, तो इसके लिए हम लोग टर्म जो इस्तेमाल करेंगे उसे कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, तो वो ऐसा पाथवे जिसमें ग्लूकोज मालिक्यूल हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से नहीं बल्कि कैसे, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बनता है। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स कौन से हैं, मैंने कहा अमाइनो एसिड्स हैं, लिपिड्स वगैरह। ठीक है, तो फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरोज वगैरह, ये सारी कैटेगरीज कौन से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं। ठीक है, अगर इनसे ग्लूकोज बनता है तो उसे हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। और अगर ग्लाइकोजन से बने, स्टार्च से बने, ठीक है, किसी भी पॉलीसेकेराइड की अगर ब्रेक डाउन की जाए तो ग्लूकोज मालिक्यूल्स बनते हैं, लेकिन उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं कहते। ओके, ये बात आप लोगों ने लाजमी अपने माइंड में रख लेनी है। तो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस को। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। देखें, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हम ग्लूकोज तैयार करना चाहते हैं। अगर हमारे पास नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज मौजूद ही नहीं होंगे, मतलब ना अमाइनो एसिड्स नहीं है, ठीक है, हमारे पास फैटी एसिड्स नहीं हैं, ग्लिसरोज वगैरह नहीं है, तो हम हाउ इट्स पॉसिबल कि हम ग्लूकोज मालिक्यूल्स को तैयार कर सकें। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट जो है इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज ज़्यादा मिकदार में मौजूद होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद होंगे, तो दैन ग्लूकोजेनेसिस का अमल तेज़ होगा, ये ज़्यादा होगी। हाँ, अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज मौजूद ही नहीं है दैन, या ज़रूरत से कम मौजूद हैं, ठीक है, ऑलरेडी कम मौजूद हैं, तो फिर ग्लूकोजेनेसिस का रेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, फैक्टर की नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज की अवेलेबिलिटी पे ग्लूकोनियोजेनेसिस डिपेंड करती है। ओके,
अगर नेक्स्ट बात करें तो अच्छा, हाँ, वो लोग जो काफ़ी टाइम लंबे अरसे के लिए मतलब 2 to 3 डेज़ के लिए कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते, तो उनमें कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स को इस्तेमाल करके फिर उनकी बॉडी में ग्लूकोज तैयार किया जाता है। ठीक है, तो वो लोग जो 2-3 दिन से भूखे थे, ठीक है, स्टारवेशन का शिकार थे, तो उनकी बॉडी में एक एंजाइम को देखा गया जिसे कहते हैं 1,6-डाइफॉस्फेटेज। ठीक है, तो 1,6-डाइफॉस्फेटेज इज आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेंसिस। ठीक है, अगर 1,6-डाइफॉस्फेटेज ये एंजाइम ज़्यादा मौजूद होगा तो ग्लूकोनियोजेंसिस ज़्यादा होगी, जब ये कम मौजूद होगा तो कम मौजूद होगी। जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में ज़्यादा पाए जाते हैं तो उस टाइम 1,6-डाइफॉस्फेटेज एंजाइम की कंसंट्रेशन कम होती है, लेकिन ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जब कम होती हैं हमारे ब्लड में तो उस टाइम 1,6-डाइफॉस्फेटेज एंजाइम की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है, इसकी मिकदार बढ़ती है, और इस तरह जब इसकी मिकदार बढ़ेगी तो ब्रेक डाउन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से वो नॉन कार्बोहाइड्रेट sources will be converted to carbohydrate, that is glucose. ओके, तो 1,6-डाइफॉस्फेटेज एंजाइम की एक्टिविटी जो है इट आल्सो अफेक्ट्स ग्लूकोनियोजेंसिस। ओके, तो नेक्स्ट हम अगर बात करें तो इंसुलिन कंसंट्रेशन जो है ये भी अफेक्ट करती है ग्लूकोनियोजेंसिस को। आप लोग जानते हैं कि इंसुलिन इज़ अ हार्मोन that is secreted from the beta cell of pancreas, and its function is that it breaks glucose molecules and decreases the level of sugar in our blood। ठीक है, हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कम करने में इंसुलिन इन्वॉल्व है। तो जब इंसुलिन मौजूद होगी तो ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगी, ये कम करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, कम करेगी। जब इंसुलिन ज़्यादा मौजूद होगी तो ये ग्लूकोज को तैयार नहीं होने देगी, इसका मतलब ग्लूकोनियोजेंसिस का अमल स्लो होगा। हाँ, जब इंसुलिन की कंसंट्रेशन कम होगी तो उस टाइम ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेकडाउन भी कम हो जाएगी और नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनना भी आसान हो जाएगा, बिकॉज इंसुलिन इज एब्सेंट। ठीक है, तो इस लिहाज से जब इंसुलिन जो है नहीं होगी तो उस टाइम ग्लूकोनियोजेंसिस का अमल ज़्यादा हो जाएगा। ओके, चलें नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फैक्टर को, दैट इज़ फ्री फैटी एसिड्स। ठीक है, तो अगर फैटी एसिड्स की बात करें तो दीज आर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। अगर ये फ्री मिकदार में मौजूद होंगे तो इनकी ब्रेक डाउन होगी। जब भी ग्लूकोज हमारी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी तो फैट्स टूटेंगी। ठीक है, और फैट्स टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे जो कि नेक्स्ट ब्रेक डाउन होके हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इस अमल को भी ग्लूकोनियोजेंसिस कहते हैं। मतलब जब फ्री एसिड्स फ्री मिकदार में ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद होंगे तो उस टाइम क्या होगा, ग्लूकोनियोजेंसिस का रेट ज़्यादा होगा। जब फैटी एसिड्स कम होंगे तो उस टाइम भी ग्लूकोनियोजेंसिस का रेट स्लो हो जाएगा। इसके बाद अगर ग्लूकागॉन कंसंट्रेशन की बात करें तो ये मैं मज़ीद डिस्कस करना नहीं चाहता क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इंसुलिन के बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है, तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, अच्छा, इसके बाद है ब्लड ग्लूकोज लेवल। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेंसिस। ये कैसे अफेक्ट करते हैं, देखो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी ज़्यादा है, ज़रूरत के मुताबिक मौजूद है, तो ग्लूकोनियोजेंसिस का अमल नहीं होगा। ओके, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल कर जाए, ज़रूरत से कम हो, तो उस टाइम ग्लूकोनियोजेंसिस का अमल होगा। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज की फार्मेशन होगी और इस तरह करके ग्लूकोनियोजेंसिस का रेट बढ़ जाएगा। मतलब
ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर ज़्यादा है तो ग्लूकोनियोजेंसिस कम होगी, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो ग्लूकोनियोजेंसिस ज़्यादा होगी। इसके बाद अगर बात करें हम लोग डाइट की, ठीक है, हम लोग डेली बेसिस पे जो फूड के अज्जा खाते हैं उन पे भी ये डिपेंड करता है। देखिए, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ना करें कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे, प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह यूज़ करते रहें, तो इस केस में क्या होगा, देखो हमारी बॉडी को तो ग्लूकोज चाहिए, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग स्पेशली डिपेंड्स अपॉन ग्लूकोज, ठीक है, हमारे ग्लूकोज को इस्तेमाल करके ही ब्रेन की फंक्शनिंग होती है। तो इस तरह तो निज़ाम नहीं चल पाएगा ना। तो हमारी डाइट पे भी डिपेंड करता है कि ग्लूकोज अगर हम नहीं खाते, प्रोटीन लिपिड्स वगैरह खाते हैं, तो उस टाइम हमारी बॉडी की मजबूरी बन जाएगी कि प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह जो कि हमारी बॉडी में मौजूद हैं उन्हीं को कन्वर्ट करे ग्लूकोज में, ठीक है। जब इस तरह का सीन बनेगा तो ग्लूकोज तब भी बनेगा, इस केस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, thank you so much for watching this video. For more notifications, subscribe PakEdu.tv and press bell icon to get latest notifications. Thank you so much.